हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आज की वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और हम लोग जो कल की वीडियो थी उसमें हम लोग जीएस के एक पार्ट या सब्जेक्ट में कहें तो जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीईटी जो परीक्षाएं हैं उसमें सब्जेक्ट के लेवल पर ये शामिल होता है, यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है उसमें हम लोग पहले चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं, यानी संविधान सभा और उसके द्वारा संविधान का निर्माण। ये जानिए कि जो आज की वीडियो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लगभग में जितने भी संविधान सभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न इसमें समाहित हैं, चाहे तिथि हो, चाहे इसके पदाधिकारी हो या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो, उस पर व्यवस्थित इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और देखेंगे कि संविधान सभा ने जो 1950 में संविधान बनाया वो आज तक प्रासंगिक है और उस पर बड़े पैमाने पर कभी भी असहमति नहीं हुई, क्योंकि जिस समय संविधान बना उस समय हर वर्ग के सहमति को इसमें स्थान दिया गया था। इसी के कारण विश्व के जितने भी संविधान हैं उसमें कहीं न कहीं असहमत के बड़े पैमाने पर बाद में असहमतियाँ दिखाई दी, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी कोई असहमति बड़े पैमाने पर हमको देखने को नहीं मिलती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस पर जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं या सिविल है, यूपी पीसीएस है, अन्य जो प्रोविंशियल सर्विसेज है उसका ये जीएस का महत्वपूर्ण पार्ट भी होता है और यहाँ से सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण तिथियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो एक महत्वपूर्ण तिथि आपको ये दिखाई दे रही है कि पहली जो 9 दिसंबर 1946, यहाँ पे देखें कि जब संविधान सभा का चुनाव हो गया तो उस संविधान सभा के चुनाव के बाद पहली जो बैठक हुई थी, ये सीधे सवाल पूछता है, सबसे आसान सवाल होता है लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है इसमें। यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, यानी पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। अब ये जो प्रथम बैठक हुई इसमें संविधान सभा ने अपने कार्यों को संचालित करने के लिए पहला अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया, यानी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9 दिसंबर 1946 को, और जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ये हमने देखा पहला जो महत्वपूर्ण तिथि है। दूसरा 11 दिसंबर 1946, यहाँ पे देखें कि जब 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा ने चयन किया। 11 दिसंबर को जो बैठक हुई 1946 को, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष, तो जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों सवाल पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और उस दिन उसका पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया। तो ये हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और उस दिन 389 सदस्य उसमें शामिल हुए थे, जिसमें से महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 389 सदस्य उसमें शामिल हुए, जिसमें 9 महिला सदस्य थे। अब दूसरी जो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये भी पूछता है। अब देखिए यहाँ पे 13 दिसंबर आ रहा है, 13 दिसंबर 1946, जो 13 दिसंबर 1946 है ये भी महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, और जब ब्रिटिश सरकार थी तो जब भारत को अंतरिम सरकार, जब यहाँ भारत में सत्ता हस्तांतरण हुआ तो अंतरिम सरकार के भी वो प्रधानमंत्री थे। तो अब पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया
अब देखें, ये महत्वपूर्ण है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये पूछता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। तो ये यहाँ पे देखें 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, तो पहले यहाँ जाने कि जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा द्वारा निर्मित है। और संविधान, किसी भी सभा को हम संविधान सभा तभी कह सकते हैं कि जब उसका निर्माण किसी संविधान के निर्माण के लिए, संविधान को तैयार करने के लिए किया जाए, तभी हम उसको संविधान सभा कहते हैं। तो जो संविधान सभा है वो भारत के लिए जो संविधान बनाने के लिए आहूत हुई थी, गठित की गई थी, तो उसमें संविधान कैसा होगा, वह संविधान भारत में किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गणतंत्र की स्थापना करेगा, उसके उद्देश्य क्या होंगे, उसके दर्शन क्या होंगे, उसके सिद्धांत क्या होंगे। तो वही जो दर्शन, संविधान निर्माण का जो दर्शन, उद्देश्य और सिद्धांत जो संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया, उसी को हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा, उसमें संविधान के दर्शन, सिद्धांत और उद्देश्य रखे गए थे, जिसके आधार पर संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करती। तो ये हमने देखा, ठीक है। अब उसके बाद 22 जनवरी 1947, यहाँ पे देखें कि 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, यानी उसे पास कर दिया कि ठीक है, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है इसी के आधार पर संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। तो जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए कि जो दूसरी कहने का आशय कि जो दूसरी बैठक है 31 दिसंबर 1947 को, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे भारत का विभाजन हो चुका है और पाकिस्तान का निर्माण हो चुका है। तो जब भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान का निर्माण हो गया, तो ये संयुक्त भारत में जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों की संख्या 389 थी। अब पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान बन गया तो जाहिर सी बात है कि 389 जो सदस्य संख्या है वह घट जाएगी। तो भारत में जो भावी संविधान का निर्माण किया गया भारत के लिए, उसमें 299 सदस्य ही शामिल थे। ध्यान दीजिएगा, ये 299 सदस्यों ने मिलकर के भारत के संविधान का निर्माण किया, क्योंकि पाकिस्तान के अलग होने के बाद 90 सदस्य यानी 389 में से 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए। कल हमने चर्चा भी किया था इस पर, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको बता दिया। अब देखिए कि जो संविधान सभा जो संविधान निर्माण कर रही थी, उसमें जो अंतिम सत्र है, एक तरह से आप कहें कि कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई थी, जिसमें 14 नवंबर से 26 नवंबर तक जो अंतिम सत्र था, उसका अंतिम सत्र कहें, संविधान निर्माण के क्रम में अंतिम सत्र कहें, तो जो 11 सत्र हुए थे, अधिवेशन हुए थे, उसमें से 11वां जो अधिवेशन है वो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था। और इसी दौरान 1949 यानी 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। और 11वीं जो बैठक हुई थी यानी सत्र जो बुलाया गया था, वह 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और इसी 11 बैठक में संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। तो इसमें जब पूर्ण कर लिया था तो इस पे 284 सदस्य, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर लिया और हस्ताक्षर के बाद इसे अंगीकृत कर लिया, यानी इसको अपना लिया। तो हमने बताया कि जब अंगीकृत कर लिया तो उसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान
तत्काल रूप से लागू कर लिए गए। जैसे 51 अनुच्छेद, जो 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से 51 अनुच्छेद को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। उस पर कुछ अंतरिम प्रावधान लागू किए गए तुरंत, जैसे अंतरिम संसद, निर्वाचन, नागरिकता और संक्रमणकालीन उपबंध। इतनी चीज़ें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए और संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके इसे अंगीकृत कर लिया। अब 11 बैठकों में ही संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया, यानी 11 सत्र में। और 12वां जो सत्र बुलाया गया, यानी 12वीं बैठक जो हुई थी, उसमें चूँकि संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया था, ऐसे में उस दिन संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 को जब 12वां बैठक बुलाई गई, अंतिम बैठक जब आहूत की गई, तो उसमें संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। और प्रस्ताव पारित में उसने बताया कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया है, इसलिए इसे अंतरिम संसद में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि उस समय नया चुनाव नहीं हुआ था, संसद का गठन नहीं हुआ था। जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, 1952 में पूर्ण नहीं हो गया, तब तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। यानी जो 12वीं बैठक है, उसमें संविधान सभा को समाप्त न करके विघटित करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। और उसी दिन दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया कि जो भारतीय गणतंत्र है, उसका प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यानी 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जो 3 बार राष्ट्रपति रहे। एक तो अंतरिम संसद द्वारा जो 24 जनवरी 1950 को चुने गए, और दूसरी बार जब चुने गए तो 1952 में जब संसद गठित हुई, नई आम चुनाव हुए, फिर संसद का गठन हुआ नई संसद का, तो उसने उनको दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना। और फिर उसी संसद ने तीसरे कार्यकाल के लिए 1957 में राष्ट्रपति चुना। तो पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जो 3 बार 3 कार्यकाल के लिए चुने गए, ये हमने देखा। अब हम देखें कि संविधान सभा द्वारा जो संविधान निर्माण का जो काम किया गया, वो किस तरह संपादित किया गया। तो इसमें हम देखें कि संविधान निर्माण के लिए 26 समितियों का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा, जिसके जिम्मे अलग अलग काम दिए गए थे। वो अपने काम को करते, यानी प्रारूप तैयार करते और संविधान सभा के सामने रखते, और फिर उस पर संविधान सभा डिबेट करती, बहस करती, संशोधन करती, और फिर वो पास होता और संविधान का अंग बन जाता। अब इसमें क्या हुआ कि जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो पहले संविधान सभा ने एक काम किया कि जो बुनियादी बातें हैं उस पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया। तो पहले बुनियादी बातों पर आम सहमति बनाई गई, और फिर उन आम सहमति के आधार पर प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे प्रारूप समिति पर, उस प्रारूप समिति के द्वारा एक प्रारूप संविधान निर्मित किया गया। यानी जब आम सहमति बन गई बुनियादी सिद्धांतों पर संविधान सभा में, तब प्रारूप समिति ने एक प्रारूप संविधान तैयार किया। ध्यान दीजिएगा, कौन सा संविधान तैयार किया? प्रारूप संविधान तैयार किया। और उस प्रारूप संविधान को तैयार करके संविधान सभा के सामने रखा। और जब संविधान सभा के सामने रखा, तो उस पे संविधान सभा में 114 दिन बहस हुई। यानी लगातार 114 दिन बहस हुई, यानी 114 दिन बहस हुई, और कुल इसमें 8 माह का समय लगा। कुछ ऐसे प्रावधान थे जिस पे जनता के सामने जनता की राय लेने की जरूरत थी, तो फिर प्रेस मीडिया में को दिया गया। दूसरी चीज़, प्रांतीय जो असेंबली हैं, प्रांतीय विधानसभा हैं, उनको भी ये रखे गए, उनके सामने भी प्रारूप रखे गए कि इस पे आपका विचार क्या है। तो पूरी सहमति बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें ढेर सारे संशोधन लाए गए। कुछ संशोधनों को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, और काफ़ी विचार विमर्श के बाद, काफ़ी संशोधनों के बाद, काफ़ी सहमति के बाद, बहुमत के आधार पर एक संविधान का निर्माण किया गया। और इस संविधान सभा में 105 बैठकें हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सत्र 12 बुलाए गए, लेकिन बैठकें 105 हुई थी। और 105 बैठकों के बाद
जो संविधान तैयार हुआ था उसे 3 वाचन के बाद पूर्ण किया गया। ध्यान दीजिएगा कि जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था तो 3 वाचन के उपरांत उसे स्वीकार किया था और उस पर हस्ताक्षर हुआ था। इसमें कुल जो समय लगा था संविधान बनाने में, पूछा भी जाता है आपसे कि कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अब मान लीजिए संविधान सभा काम कर रही थी, संविधान निर्माण कर रही थी, तो उस पर व्यय भी हुआ होगा, कुछ पैसे भी खर्च हुए होंगे। तो ये जो कुल व्यय है संविधान सभा का वो लगभग में 64 लाख रुपए है। यानी अगर इसको देखें तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए संविधान को बनाने में। संविधान सभा के द्वारा लगभग में 64 लाख रुपए खर्च किए गए। तो आप दोनों डाटे लगभग में 64 लाख कह सकते हैं या 63,96,729 रुपये। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान बन गया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन से हैं, समितियां इसकी महत्वपूर्ण कौन कौन सी थी, तो यहाँ से भी सवाल आता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इस जो आज की वीडियो है इससे संविधान सभा और संविधान निर्माण से संबंधित लगभग में सभी सवाल आपके हल हो जाएंगे, चाहे सिविल सर्विसेज से लेकर के नेट, टीजीटी, पीजीटी, वनडे, पेट जो होने वाला है, सभी में ये कहीं न कहीं कोई न कोई सवाल इससे आपका जरूर फंसेगा। तो अब देखिए महत्वपूर्ण पदाधिकारी में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हमने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी हैं। संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। और इसके संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। अक्सर करके पूछता है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे या संवैधानिक सलाहकार कौन थे या विधिक सलाहकार कौन थे, तो कौन से हैं? बी.एन. राव। दूसरा, संविधान सभा के स्पीकर जी.बी. मावलंकर हैं। यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे जी.बी. मावलंकर। दूसरी चीज, 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे देखें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि जिसके बारे में अक्सर करके वो सवाल पूछ लेता है कि वो कौन कौन सी हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान बन करके जो पहले तैयार हुआ था उससे लागू किया गया। यानी जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट ये है कि 24 जनवरी 1950 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया, सभी कंप्लीट 26 नवंबर 1950 को, तो फिर उसी दिन पूरा संविधान क्यों नहीं लागू कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे तर्क ये था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस है वह प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती आ रही थी 26 जनवरी को। इसीलिए ये हुआ कि 26 जनवरी को एक परंपरा रही है और उसी दिन भारत के संविधान को लागू किया गया। अब देखें कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, यानी जो तिरंगा झंडा है, उसे भारत के भारतीय गणतंत्र का झंडा स्वीकार किया। यानी जो तिरंगा है 22 जुलाई 1947 को उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। यहाँ पे देखें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, जो जनगण मन अधिनायक है जिसे आप जानते हैं, उसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। ये ध्यान दीजिएगा, अक्सर करके सवाल पूछता है कि कितना सेकंड लगता है राष्ट्रगान को गाने में, तो 52 सेकंड लगता है। 26 जनवरी 1950 को अशोक का जो लाट है उसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। यानी जो सारनाथ सिंह स्तंभ है उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपना लिया। अब देखें कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान हमारा लागू हुआ। अब यहाँ पे देखें कि हमने बताया कि जो संविधान निर्माण का कार्य है वो विभिन्न समितियों के माध्यम से पूरा किया गया था और जिसमें महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति से भी सवाल पूछता है, समितियों से भी सवाल पूछता है। तो यहाँ पे देखें कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। ये पूछता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे, तो अध्यक्ष सहित कितने सदस्य शामिल हैं? 7। और सदस्यों की संख्या 6 है। यानी 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे प्रारूप समिति में।
यानी संख्या 7 थी, लेकिन एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो कभी कभी पूछता है कि इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 6 है, और अध्यक्ष सहित कितनी है, तो 7 है। इसके अध्यक्ष कौन है, BR अम्बेडकर हैं, जिसको आप जानते हैं। अब इसके सदस्य कौन से हैं, तो ये नाम पूछता है, 6 लोग हैं। तो गोपाल स्वामी अयंगर पहले, दूसरे कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा KM मुंशी, चौथा मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा माधव राव। ये ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष BR अम्बेडकर हैं, जबकि सदस्य में हैं गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, और पांचवें जो सदस्य हैं माधव राव। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रारूप समिति का जब गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, तो BL मित्र इसके सदस्य थे, लेकिन बाद में BL मित्र के जगह माधव राव को इसमें रखा गया प्रारूप समिति में, और उसी तरह DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचारी को रखा गया। तो फाइनली जो 6 सदस्य हैं उसमें हमने देखा कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, BL मित्र, TT कृष्णाचारी, ये इसके सदस्य हैं। अब अंबेडकर चूंकि प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, इसीलिए इनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है, और इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। यानी BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है और संविधान का पिता, क्योंकि प्रारूप, जो संविधान का प्रारूप है, उसे अंबेडकर ने ही तैयार किया था। अब देखिए कि और कुछ समितियां हैं, जैसे संविधान का जो पहला प्रारूप था, BR अम्बेडकर से पहले प्रारूप समिति के पहले जो प्रारूप संविधान का तैयार किया था, ये भी सवाल पूछता है, तो वो BN राव थे। यानी BN राव ने ही पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया था, लेकिन उस प्रारूप के आधार पर संविधान का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि प्रारूप समिति का बाकायदे गठित करके उसने जो प्रारूप तैयार किया था प्रारूप समिति ने, उसी के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। दूसरी चीज़, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी पूछता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो सरदार पटेल हैं। अभी यहाँ देखें, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। अब देखें, झंडा समिति पर अक्सर करके विवाद होता है, लेकिन यहाँ पर आप जानें कि झंडा समिति कोई नहीं थी, एक तदर्थ अस्थायी समिति गठित की गई थी झंडा समिति के नाम से, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है वो आज और इस वीडियो और इसके पिछले वाली जो वीडियो है उसमें कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत और प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।